Dear viewers, Assalamu alaikum. Welcome to a new video on my YouTube channel. Viewers, आज हम ग्लोबलाइजेशन 4.0 को डिस्कस करेंगे तो आइए स्टार्ट करते हैं ग्लोबलाइजेशन 4.0 was a theme of World Economic Forum annual meeting in 2019 at Davos, Switzerland. ग्लोबलाइजेशन 4.0 की जो टर्मिनोलॉजी है ये रेसेंट ग्लोबलाइजेशन का जो ट्रेंड है उसके लिए वार्डली यूज होती है आज इसके बेस में अगर हम जाएं तो एक्चुअली ये एक थीम था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग का 2019 में और इसका फोकस जो था वो जियो पॉलिटिक्स फ्यूचर ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी ग्लोबल डायलॉग ऑन इंडस्ट्री सिस्टम्स तो मेनली जियो पॉलिटिक्स जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स है उस पर डिस्कशंस थी उसमें ग्लोबल इकोनॉमी का फ्यूचर क्या है रिसेंट जो इतनी चेंजेस आ रही हैं तो उसके साथ कैसे जो है वर्ल्ड इकोनॉमी खुद को अपडेट करेगी और वर्ल्ड की जो इंडस्ट्री सिस्टम है उसको कैसे रेगुलेट किया जाए उस पर नई चेंजेस क्या आ रही हैं तो ये मेनली फोकस था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का की जो मीटिंग का 2019 में the globalization 4.0 involves cutting edge new technologies like artificial intelligence that powers forward with the explosion of the information technology. तो प्रीवियस लेक्चर्स में हम डिस्कस कर चुके हैं कि एक्चुअली ग्लोबलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसका स्टार्ट तो काफ़ी अर्ली हुआ था लेकिन 20th सेंचुरी में और स्पेशली फिर 18-19 सेंचुरी की जो मशीन प्रोडक्शन है उसके बाद इसका पेस इंक्रीज हुआ लेकिन जो ड्रामेटिक चेंजेस आई हैं वो 1990s के बाद आई हैं जब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जो है वो डेवलपमेंट आई इंटरनेट का इस्तेमाल स्टार्ट हुआ तो अब उसमें एक न्यू एडिशन जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है तो इस चीज़ ने एक नया चैलेंज वर्ल्ड जो इकोनॉमी है ग्लोबल इकोनॉमी है इसको दिया है तो जो ग्लोबलाइजेशन 4.0 है इस वेव में हमारे पास जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं तो उसका यूज़ है These technologies shrink distances, open new borders and minds and bring people all across the globe closer together. So this means कि इसने वर्ल्ड को और भी क्लोज कर दिया है It has brought the economies closer. It has brought the people closer. It has brought the regions together. It has brought the countries together. So globalization 4.0 is a revolution in the system of the globalization. We know that dramatic changes are occurring in the world, like Brexit. ब्रेक्जिट तो आप जानते हैं कि ये जो है वो यूरोपियन यूनियन का वो एक एग्रीमेंट है कि जिसके अंडर यूके जो है वो यूरोपियन यूनियन से निकल गया था the Trump administration shift in the US policy ट्रम्प ने यूएस पॉलिसी को बिल्कुल एक नया जो है वो डायरेक्शन दिया तो ये भी एक चेंज है यूरोपियन यूनियन से बाकायदा तौर पे एक एग्रीमेंट के अंडर जो है वो कुछ चीज़ों से विड्रॉ यूके हो गया था development surrounding occurring as China's Belt and Road Initiative. We have already discussed this in the previous lectures. हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि चाइना का जो है वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है जिसके अंडर उसका जो प्रोजेक्ट है वन रोड वन बेल्ट चाइना का ये प्रोग्राम है कि वो इन्वेस्ट कर रहा है 150 कंट्रीज में अराउंड द वर्ल्ड वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर इन कंट्रीज में बना रहा है पाकिस्तान की अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो पाकिस्तान में जो सी पैक है तो ये वन रोड वन बेल्ट या चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसका एक पार्ट है तो ये भी एक ग्लोबल चैलेंज है तो सिमिलरली मल्टी स्पीड यूरोपियन इंटीग्रेशन को देखते हैं यूरोपियन यूनियन की इंटीग्रेशन को देख लें तो सो मेनी कंट्रीज जो है उनकी जो ट्रेड बैरियर्स वगैरह है वो रिमूव कर दिए हैं फ्री मूवमेंट ऑफ द लेबर एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है तो मीन्स के ये सारी इनोवेशन है ये सारी एडिशन है ग्लोबलाइजेशन में वर्ल्ड और भी क्लोजर आ रहा है these are the part of the globalization 4.0
Automation's impact on the future of work and economic development show that we have entered a distinctly new era in which many of the assumptions of prior periods no longer hold. Now we see around us that dramatic changes are occurring. Automation हो रहा है, रोबोट्स आ रहे हैं, ऑटोमेटिक मशीनें आ रही हैं, तो जो लेबर है उसकी डिमांड कम हो रही है. तो there is also something alarming. Globalization 4.0 will be shared by a combination of governance decisions and technological development. अब टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट तो हो रही है, न्यू टेक्नोलॉजीज आ रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मैंने आपको एग्जांपल दे दी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जो फर्दर जो डेवलपमेंट है वो आ गई. तो अब इसके लिए जो गवर्नेंस डिसीजंस हैं दीज आर इम्पोर्टेंट. गवर्नमेंट के डिसीजंस जो कंट्रीज के डिसीजंस हैं तो वो इन लाइट ऑफ दी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट क्या होंगी, उनमें किन किन बातों का ख्याल रखा जाएगा. क्योंकि ऑन वन साइड हम देखते हैं कि टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रही है तो फिर अदर साइड पे डिमांड फॉर लेबर जो है वो कंपैरेटिवली कम होगा. फिर इन इस टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के लिए कंट्रीज विल हैव टू अपडेट देयर लेबर स्किल्स, बिकॉज अगर लेबर स्किल्स वर नॉट अपडेटेड तो फिर तो इशू हो जाएगा. टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट को, न्यू टेक्नोलॉजी को कैसे यूज करेंगे. दे विल नॉट बी प्रिपेयर्ड फॉर द यूज ऑफ द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी. तो इसलिए कंट्रीज को जो डिसीजन हैं बड़े केयरफुली लेने होंगे. इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज आर ट्रांसफॉर्मिंग आवर सिस्टम ऑफ हेल्थ, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एनर्जी. पूरे हमारे सिस्टम को जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है उसने चेंज कर दिया है. अब देख लें कि हमारा हेल्थ सिस्टम भी देखें, आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेते हैं. पाकिस्तान में ऑनलाइन जो है वो आपसे ओपिनियन डॉक्टर का ले सकते हैं. इवन जो है वो हम इस दौर में अभी शामिल नहीं हुए इतने. ट्रांसपोर्टेशन को देखते हैं, कितनी फास्ट ट्रांसपोर्टेशन है. एडवांस में आप बुकिंग करते हैं, वो ट्रैवल एजेंट्स के पास जाने से बात ख़त्म हो गई है, आप घर पे बैठ कर टिकट खरीद सकते हैं. कम्युनिकेशन, प्रोडक्शन सब में बड़ी ड्रामेटिक चेंजेस आ रही हैं. A new interaction between public policy and institutions on one hand and corporate behavior and norms on the other hand, which enables humanity to rise above the false choices that were sometimes posed. तो फिर ये चीज़ें भी करनी पड़ेगी कि पॉलिसी, पब्लिक पॉलिसी और इंस्टीट्यूशन को लिंक करना पड़ेगा, उसको जो है फॉर द बेटर अचीवमेंट ऑफ द रिजल्ट्स. बिहेवियर को अपडेट करना पड़ेगा, बिहेवियर को बनाना पड़ेगा, थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द न्यू सर्कमस्टेंसेस. These changes are not isolated to a particular country, industry, issue or but are global. Now ये जो issues हैं टेक्नोलॉजी की, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की, लेबर स्किल्स की, ये किसी एक कंट्री या एक रीजन की या एक इंडस्ट्री की बात नहीं है, ये ग्लोबल है. So indeed, the universality of these governance challenges create an important opportunity for the international relations. It would provide the basis for common project at a time when the international community has been fracturing along the multiple lines. अब जो है वो सारे लोग तो एक पॉइंट पे नहीं होते, सारे जो कंट्रीज हैं वो एक पेज पे तो नहीं है. तो फिर अब करना क्या पड़ेगा कि एक ऐसी गाइडलाइन बनानी पड़ेगी कि सारे लोग जो कुछ इश्यूज हैं उसके लिए एक लाइन पे आ जाएं. Cooperation on this shared imperative could help to build trust among countries and other stakeholders in ways that will spill positively into other areas of their affairs. In approaching this challenge, the international community might use to draw inspiration from dumbarton oaks and Bretton Woods. अब इस न्यू चैलेंज को देखते हुए जो नया 4.0 का चैलेंज है टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट का, और तो उसमें फिर हमें डर्बन ओक्स और ब्रिटेन वुड्स से थोड़ा सा सबक लेना पड़ेगा. डर्बन ओक्स तो आप जानते हैं कि एज ए रिजल्ट ऑफ दिस डिस्कशंस और उसमें जो रिजल्ट था उसकी मीटिंग्स का, तो वी गॉट द यूनाइटेड नेशन. एंड ब्रिटेन वुड्स पे तो हम पिछला आप लेक्चर भी देख चुके हैं कि ब्रिटेन वुड्स सिस्टम जो है वर्ल्ड इकोनॉमी को रेगुलेट करने के लिए, तो इससे हमें जो सेकंड वर्ल्ड वॉर था उसके बाद ये दोनों इंस्टीट्यूशंस बने, यूएन और ब्रिटेन वुड्स के बाद आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, ये ब्रिटेन वुड में रिकमेंड हुए थे.
These external discussions created necessary space for participants to draw practical lessons from the lesson. अब इनसे तो प्रैक्टिकल लेसन लिया जा सकता है बिकॉज जो डर्बन ऑक्स वो थे मीटिंग्स थी तो उससे यूएन बना और हमारे पास उसका जो ब्रेटन वुड्स का रिजल्ट है वो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के फॉर्म में हम देखते हैं बल्कि डब्ल्यूटीओ भी उसी का है उधर तो आईटीओ बनना था लेकिन ये कि फिर गेट डिस्कशन स्टार्ट हो गई क्योंकि आईटीओ तो नहीं बन सका वो हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में तो फिर जो गेट है उसके रिजल्ट पे फिर आपका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बना what is the needed today is more inclusive and sustained process of reflection and dialogue about the remaining fourth industrial revolution. अब ये फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इसको कह सकते हैं ग्लोबलाइजेशन 4.0 को क्योंकि ऑटोमेटेड प्रोडक्शन है सारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब यूज हो रही है अब रोबोट्स यूज हो रहे हैं तो मीन्स के थोड़ी सी हमें वी विल हैव टू थिंक अबाउट इंक्लूसिव ग्रोथ सस्टेन्ड ग्रोथ नॉट एट द कास्ट ऑफ आवर फ्यूचर जनरेशंस बट इस तरह की ग्रोथ हो कि वो हमारे हर एक जो बंदा है सोसाइटी का हर एक बंदा है दुनिया का सिर्फ पर्टिकुलर कंट्री का नहीं कि दुनिया में के हर कोने में कोई शख्स रह रहा है तो ग्लोबलाइजेशन 4.0 के जो बेनिफिट्स हैं उस तक भी एडवांटेज उसको भी पहुंचे तो उसको कैसे पहुंचेगा जब हमारी थिंकिंग जो है वो कलेक्टिव होगी Challenges of Globalization 4.0 political crisis and global level conflict definitely जब ग्लोबलाइजेशन हो रही है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी तो मार्केट को कैप्चर करने के लिए पॉलिटिकल क्राइसिस भी होंगी और इस तरह ग्लोबल लेवल के जो कॉन्फ्लिक्ट है वो भी होंगे ग्लोबलाइजेशन 4.0 could like preceding waves of the globalization have mixed results even though the countries are globally connected, political crisis and global level conflict have also been increased. Second is economic exclusion. Economic opportunities will be uncertain. Many may not have the skills needed for the jobs of the future. वहाँ पे भी हमने पब्लिक पॉलिसी की बात की कि पब्लिक पॉलिसी को अपडेट करना पड़ेगा क्योंकि हो सकता है कि ये टेक्नोलॉजी आ जाए और हमारे पास वो स्किल्स ना हो लेबर के पास कि जो इस टेक्नोलॉजी को यूज करें तो फिर क्या हमें करना पड़ेगा कि अपनी जो लेबर की स्किल्स हैं तो उसको भी अपडेट करना पड़ेगा If countries and communities are not fully prepared for globalization 4.0, problems may intensify. अब फिर ये अगर रोबोट्स आ जाते हैं तो उसको कैसे यूज करना है अगर कोई टेक्नोलॉजी आ जाती है तो उससे बेनिफिट कैसे लेना है जैसे हम अपने मुल्क पाकिस्तान में बात कर सकते हैं कि ये जो इंटरनेट है इंटरनेट की टेक्नोलॉजी आई लेकिन उससे हमने उतना बेनिफिट नहीं लिया जिसका उसका नेगेटिव हुआ बिकॉज अक्सर मैं क्लासेस में आपको कहता होता हूँ कि वी आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर द यूज ऑफ द इंटरनेट मुशर्रफ रिजीम में हम प्रिपेयर्ड नहीं थे डायरेक्टली ये इम्प्लीमेंट किया गया यहाँ पे जो है वो उसकी पेनिट्रेशन कर दी गई तो फुली प्रिपेयर्ड हम नहीं थे तो सेम इज द केस विद द ग्लोबलाइजेशन 4.0 कि अगर हम खुद को जो है वो प्रिपेयर नहीं करेंगे तो फिर ये एक्सक्लूजन की बात होगी फिर आप उसके बेनिफिट रीप नहीं कर सकेंगे Negative effects of globalization have a disproportionate impact on already marginalized populations. The globalization 4.0 may increase some inequality even if it can create more wealth. अब wealth तो ये create करेगा लेकिन अगर disparity exist करती है और इसके benefit inclusive नहीं होंगे तो definitely फिर income inequality increase होगी इसलिए जो पिछला स्लाइड है उसमें हमने डिस्कस किया कि ये जो ग्रोथ है ये इंक्लूसिव और सस्टेन्ड होनी चाहिए ह्यूमन रिसोर्स उसका एक और चैलेंज है कि कंट्रीज लाइक इंडिया एंड पाकिस्तान हम इंडिया एंड पाकिस्तान in countries like India and Pakistan if they do not step up to meet the skills requirement of globalization 4.0 may already be starting a demographic disaster given its huge population and low employment generation फिर दोनों कंट्रीज का ये करेक्टरिस्टिक है ये पॉपुलेशन दोनों की ह्यूज है इंडिया के तो बहुत ज़्यादा है
अगर हमने स्किल रिक्वायरमेंट पूरी नहीं की ग्लोबलाइजेशन 4.0 की, तो फिर जो है हम इसका बेनिफिट नहीं उठा सकेंगे, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी लो है। तो थोड़ा सा जो है वो स्किल्स पे हमें फोकस करना पड़ेगा। जैसे मैं आपको हर लेक्चर में कहता होता हूँ कि वी हैव टू ट्रांसफॉर्म आवर पॉपुलेशन इनटू द रियल ह्यूमन कैपिटल। एजुकेशन स्किल्स ये उनको देनी पड़ेंगी। Unintended consequences. Globalization 4.0, in conjunction with the industry, will produce many unintended consequences which may not be foreseeable for now and for which the world is vastly unprepared. The ethical, legal, environmental concerns are yet to be seen, for which no framework has been laid out. So, students, ये कुछ challenges थे जो ग्लोबलाइजेशन 4.0 के हैं कि अगर हम इससे बेनिफिट उठाना चाहते हैं तो ये करना पड़ेगा। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंजेस भी है। इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंजेस, apart from skilling, India also need to set up required infrastructure and technology to harness the advantages of globalization 4.0। अब हमें भी पाकिस्तान को भी इंडिया की तरह थोड़ा सा जो है वो फोकस करना पड़ेगा इंफ्रास्ट्रक्चर पे, क्योंकि अगर हम इससे बेनिफिट उठाना चाहते हैं 4.0 से, तो फिर जो है हमें इंफ्रास्ट्रक्चर इसका बनाना पड़ेगा। Challenging for developing countries, the European continent, North America, and some Asian countries have been able to take advantage of the Industrial Revolution and globalization, while many African, Latin American, and some Asian countries fail to benefit as much। अब इसमें से कुछ कंट्रीज तो बेनिफिट उठाएंगे और कुछ जो है वो रह जाएंगे। तो Globalization 4.0 will create additional challenges. Many African Asian nations, which were already excluded from the benefit of earlier waves of globalization, तो अब तो जो कंट्री जो है वो इंडस्ट्रियल होंगे, बेस उनका इंडस्ट्रियल होगा, वो इससे बेनिफिट लेंगे। जिनके पास स्किल्ड लेबर होगा तो वो इससे बेनिफिट लेंगे। तो बहुत से एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज अगर वो अपने आप को प्रिपेयर ना करें इसके लिए, तो वो इसके बेनिफिट नहीं उठा सकेंगे। वे फॉरवर्ड करना क्या चाहिए अभी हमें? Invest in the strengthening and local and regional economies. We have to invest more and more to strengthen the local and the regional economies. We need to build a robust local and regional system that can participate in the next wave of globalization, making sure regions have a right mix of education, employment, and infrastructure to create and sustain jobs locally. We have to develop our education system. We have to diversify the education system. जनरल एजुकेशन की बजाय हमें थोड़ा-सा टेक्निकल साइड पे जाना पड़ेगा, स्किल साइड पे जाना पड़ेगा। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्च्युनिटीज़ को इंक्रीज़ करने की प्लानिंग की जाएगी और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की जाएगी। तो पाकिस्तान में तो इंशाल्लाह स्टार्ट हुआ है, जैसे मैं अक्सर कहता होता हूँ कि सीपैक ने तो इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी हद तक हमारा बिल्ड कर दिया है। अगर हम ब्रिक्स को जॉइन करते हैं और फ्री ट्रेड हमारा जो है वो रशियन जो रीजन है उसके साथ स्टार्ट हो जाता है थ्रू अफगानिस्तान, तो वी विल बी एबल टू मीट द requirements of the globalization 4.0। Prioritizing sustainability and inclusiveness, this is the main thing, that we should focus on inclusive growth, on sustainable growth, uh, इन सच अ वे कि हर कोई जो मेंबर है सोसाइटी का, उसका इसका बेनिफिट मिले। ग्रोथ ऐसी हो कि हर मेंबर ऑफ द सोसाइटी, हर मेंबर ऑफ द कंट्री को इसका बेनिफिट मिले। तो अगर ये इंक्लूसिवनेस जो है वो ग्लोबल लेवल पे हो, तो फिर दुनिया में हर कोई इसका बेनिफिट उठा सके। There is a need to design a blueprint for the growing ground up that can capitalize on new opportunities while prioritizing sustainability and inclusiveness more than ever before. Focus on the most vulnerable population. फोकस करना पड़ेगा जो ऑलरेडी जो पिसा हुआ तबका है सोसाइटी का। Global and local institutions need to advance both universal and targeted strategies to improve outcomes for everyone, ensuring vulnerable population is not left out। अभी जो ज़्यादा एक्सपोज़ पॉपुलेशन है, उसके लिए ग्लोबल और लोकल दोनों इंस्टीट्यूशंस को प्लानिंग करनी होगी, ताकि जो ऑलरेडी एक्सपोज्ड पॉपुलेशन है, ऑलरेडी जो
पॉपुलेशन जो ग्रोथ में पीछे रहने वाली पॉपुलेशन का प्रोपोर्शन है, तो वो लोग भी इसका बेनिफिट उठा सकें। स्टॉप क्लाइमेट चेंज, तो ग्लोबलाइजेशन का तो एक बड़ा जो ड्रॉबैक है, तो वो तो क्लाइमेट चेंज है। आप देख रहे हैं कि अनटाइमली रेन्स हो रही हैं, ड्राई वेदर वो सस्टेन कर रहे हैं। तो ऐसे-ऐसे रीजन में जो है वो बारिशें हो रही है, तूफ़ान आ रहे हैं कि जहाँ पे एवरेज रेनफॉल बहुत कम होता है। अनटाइमली रेन्स और ये क्लाउड बर्स्ट, ऑल दीज़ आर द रिज़ल्ट ऑफ द क्लाइमेट चेंज। तो ग्लोबलाइजेशन 4.0 का एक नेगेटिव इफ़ेक्ट ये भी होगा कि क्लाइमेट चेंज को इफ़ेक्ट करेगा। तो इसको हमने स्टॉप करने के लिए जो एनवायरमेंटल फ्रेंडली पॉलिसीज़ हैं ग्लोबल लेवल पे वो हमें अडॉप्ट करनी पड़ेंगी। The challenges of globalization 4.0 will be compounded if resources that could be put toward strengthening local economies and education are diverted to lessen climate change. Thus, climate change need to be dealt at a global level. ये जो अर्थ है, दिस इज नॉट बिलोंग्स टू अ पर्टिकुलर नेशन, अ पर्टिकुलर कंट्री, बट ये हमारा कंबाइंड जमीन हमारी जो है कायनात है, या जमीन हमारी कंबाइंड है, अर्थ हमारा कंबाइंड है। तो वी हैव टू थिंक ग्लोबली। Promote innovation in education institutions and education curriculum. अब यहाँ पे स्पेशली अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो ये पॉइंट हमारे लिए बड़ा वैलिड है कि हमें अपने करिकुलम को, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को रिस्ट्रक्चर करना पड़ेगा। हमारा जो करिकुलम है तो उसको मार्केट बेस करना पड़ेगा। उसको करंट जो डिमांड है दुनिया की, करंट की जो डिमांड है उसके मुताबिक उसको बनाना पड़ेगा। इसमें स्किल्स डालनी पड़ेंगी। इसमें जो है वो कुछ अपडेट्स डालनी पड़ेंगी। बाय 2022 at least 54% of the employees globally will require री एंड अपस्किलिंग। 54% एम्प्लॉयज को ईयर 2022 का पुराना थोड़ा सा डेटा है कि अगर हम आज की बात करें 2024 स्टार्ट हो रहा है, तो वी हैव टू re-update our skills. Not only do we need to support people for jobs in the next 5 years, but we need to prepare young students with the skills to adapt to the types of the jobs we will need in the next 20 years. हमें करिकुलम में ऐसी चेंजेस लानी होगी कि हमारा जो यूथ है तो उसको न सिर्फ अगले 5 years के लिए बल्कि 20 years के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा। New Zealand is implementing a national technology curriculum to teach students to be digital creators as well as consumers. अब न्यूजीलैंड की तरह एक पॉलिसी हमें भी अडॉप्ट करनी पड़ेगी। So thank you students for watching the video, for sparing time. If you have not subscribed our channel, so it is requested to subscribe the channel. Thank you.